दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं 1000 एमसीक्यूज ऑन जीके पोर्शन ऑफ जेएंडके। तो इस सिलसिले में आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा एमसीक्यूज ऑन फेमस पर्सनालिटीज ऑफ जेएंडके। यानी आज हम टच करने वाले हैं फेमस पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरा ये मानना है कि कम से कम आप हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पाओगे ऑन फेमस पर्सनालिटीज ऑफ जेएंडके, जो कहीं ना कहीं फेमस पर्सनालिटीज ऑफ जेएंडके के साथ जुड़े ही होते हैं। अब यहाँ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप कमेंट्स में लिखिए आपने कितने क्वेश्चंस का राइट आंसर दिया है, ठीक है ना। अब इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हु इज नोन एज नाइट एंजल ऑफ कश्मीर, यानी नाइट एंजल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शंस में है हब खातून, आपके ऑप्शंस में है लाल देद, आपके ऑप्शंस में है क्वीन देदा और आपके ऑप्शंस में है पद्मा सचदेव। यानी अगर हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, किसको कहा जाता है नाइट एंजल ऑफ कश्मीर, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। हब खातून को कहा जाता है नाइट एंजल ऑफ कश्मीर। हाँ, अगर हम देखें नाइट एंजल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? नाइट एंजल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजनी नायडू को। किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नाइट एंजल ऑफ कश्मीर। तो वो कौन है? वो है हब खातून। अब हम और जानेंगे हब खातून के बारे में थ्रू अवर सुपर कंटेंट। यहाँ पे जानेंगे हब खातून के बारे में जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहली बात ये कि हब खातून को कहा जाता है नाइट एंजल ऑफ कश्मीर। और सेकंड इंपॉर्टेंट ये कि अगर हम हब खातून के बारे में बात करेंगे, हब खातून बेसिकली एक कश्मीरी पोइटस थी। क्या थी? कश्मीरी पोइटस थी। और इसकी जो लाइफ थी वो बहुत सिंपल थी। इसकी लाइफ क्या थी? बहुत सिंपल थी। यानी यूं कहे इसका जो पर्सनालिटी ट्रेड था वो एस्थेटिक था। यानी अपनी जो लाइफ थी ये सिंपल सिटी में इसने जो इसकी लाइफ है, इसकी जिंदगी है, इसने सिंपल सिटी में गुजारी है, ठीक है। और ये पॉइंट थी कब? 16th सेंचुरी में आपकी हब खातून जो थी ये एक फेमस पोइटस थी कश्मीर की, ठीक है। अब अगर हम हब खातून के बारे में बात करेंगे ना, इसका रियल नेम जून। इसका रियल नेम क्या था? जून। जून मतलब होता है द मून। यानी अगर हम जून को ट्रांसलेट करेंगे ना इंग्लिश में, इसका मतलब होता है चांद, ठीक है ना। और ये कहां पे पैदा हुई? इसकी अगर हम देखेंगे ना, ये पैदा हुई है चंदार में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि इसकी शादी होती है यूसुफाई चक। अगर आप चक डायनास्टी का देखोगे ना, यूसुफाई चक जो कि चक डायनास्टी से बिलोंग करते थे, एक रूलर थे चक डायनास्टी के, तो इसी के साथ इसकी शादी होती है। और जब इसकी शादी होती है यूसुफाई चक के साथ, फिर यह रूलर बन जाती है कश्मीर की और इसको कहा जाता है फिर हब खातून। यानी रियल नेम इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था जून। अब हब खातून कब इसका नाम रखा जाता है? जब ये क्या बन जाती है? रूलर ऑफ कश्मीर। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि हब खातून एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पोइटस है, एक जिसने कश्मीरी पोइट्री में लोल को इंट्रोड्यूस किया। लोल जो है ना, लोल क्या है? बेसिकली लोल है, अगर हम देखेंगे ये इंग्लिश में इसको कहा जाता है लिरिक, यानी फुल ऑफ मेलोडी एंड लव। अगर इसकी पोइट्री देखोगे ना तो वो जो पोइट्री है वो है फुल ऑफ मेलोडी एंड लव, यानी मोहब्बत से भरी हुई है इसकी पोइट्री। किसकी? हब खातून की, ठीक है ना। तो हब खातून इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या आपको याद रखनी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो देखो। एक तो नाइट एंजल ऑफ कश्मीर 16th सेंचुरी में ये एक पोइटस थी, ठीक है। इसका रियल नेम जून था। और ये पैदा कहाँ पे हुई? चांदार में। और जब इसकी शादी हुई थी यूसुफाई चक जो चक डायनास्टी से बिलोंग करते थे, तो इसका नाम रखा गया फिर हब खातून। और हब खातून की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये रही कि अगर हम कश्मीरी पोइट्री की बात करेंगे तो कश्मीरी पोइट्री में इसने इंट्रोड्यूस किया क्या? लोल, यानी लिरिक्स, जिसको कहा जाता है फुल ऑफ मेलोडी एंड लव से भरी हुई थी किसकी पोइट्री? हब खातून की। आगे जाते हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद सरस्वती समन in 2015 for her autobiography चिट चिटी in डोगरी लैंग्वेज। देखो चिट चिटी मैं थोड़ा इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। अब यहां पे हमें बताना है कि कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जिसको नवाजा गया किससे? सरस्वती समन से। सरस्वती समन से कब? 2015 में। किसके लिए? कि उसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम क्या था? चिट चिटी। क्या नाम था? चिट चिटी। और वो भी किस में? डोगरी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है आपका? ऑप्शंस में आपका हब खातून, ऑप्शंस में आपका ललेश्वरी यानी ललदेद, ऑप्शंस में आपका है क्वीन देदा और ऑप्शंस में आपका है पद्मा सचदेव। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इन पर्सनालिटीज में से किसको नवाजा गया सरस्वती समन से, वो भी कब? 2015 में। किसके लिए? ऑटोबायोग्राफी के लिए। ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? चिट चिटी। वो ये किस में लिखी है? डोगरी लैंग्वेज में। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आप बताइए। इसका राइट आंसर रहेगा
ऑप्शन डी यानी पद्मा सचदेव की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पद्मा सचदेव को नवाजा गया सरस्वती सम्मान से कब? 2015 में, क्योंकि इसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी चिट चिटी डोगरी लैंग्वेज में। अब हम और जानेंगे पद्मा सचदेव के बारे में थ्रू अवर सुपर कॉन्टेंट। अब यहां पे हम बात करेंगे पद्मा सचदेव के बारे में। अब ये देखो, ये है आपकी पद्मा सचदेव। अब ये जो है ये एक पोइट है और साथ ही साथ नॉवलिस्ट, यानी पोएम्स भी लिखती है और नॉवेल्स भी लिखती है। और सुपर इंपॉर्टेंट ये है कि शी इज द फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। यानी डोगरी लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे ना, डोगरी लैंग्वेज में इसको कहा जाता है, इसने डोगरी लैंग्वेज को पीक पे या यूं कहे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है डोगरी लैंग्वेज में, इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न वुमन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इसको नवाजा गया साहित्य अकादमी अवार्ड से। किस लिए? क्योंकि इसने हिंदी में लिखी थी। हिंदी में इसने क्या लिखा था? मेरी कविता मेरे गीत, मेरी कविता मेरे गीत, यानी माई पोएम्स माई सॉन्ग्स इन 1971। इसके लिए इसको नवाजा गया साहित्य अकादमी अवार्ड से। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि इसको नवाजा गया था सरस्वती सम्मान से। किससे नवाजा गया? सरस्वती सम्मान से। साहित्य अकादमी अवार्ड से तो नवाजा गया इसको नॉवल के लिए, कौन सी? मेरी कविता मेरी गीत। लेकिन 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 इसको सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया। सरस्वती सम्मान से क्यों नवाजा गया? इसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी चिट चिटी। अब चिट चिटी किस में लिखी थी? चिट चिटी लिखी थी इसने डोगरी लैंग्वेज में। मैं इसको थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं क्योंकि डोगरी लैंग्वेज में चिट चिटी डोगरी लैंग्वेज में इसने लिखी थी। इसके लिए इसको नवाजा गया किससे? सरस्वती सम्मान से। कब? 2015 में। ये क्या है बेसिकली? ये है बेसिकली ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि इसको नवाजा गया किससे? पद्मश्री। पद्मश्री अगर हम देखेंगे ना, ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। देखो, सबसे पहले आता है आपका भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है आपका पद्म भूषण, फिर आता है आपका पद्मश्री। यानी 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया किसको? आपकी पद्मा सचदेव को। कब? 2001 में। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कबीर सम्मान से नवाजा गया इसको 2007-2008। किसने नवाजा? जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है उन्होंने नवाजा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या बनेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? एक तो ये बन सकता है कि फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज वो है आपकी पद्मा सचदेव। और साथ ही साथ ये आ सकता है कि मेरी कविता मेरी गीत किसने लिखा? किसने लिखा है? ये लिखा है आपके पद्मा सचदेव ने। और ये भी आ सकता है पद्मा सचदेव को किससे नवाजा गया? एक तो साहित्य अकादमी अवार्ड से फॉर हिज कलेक्शन मेरी कविता मेरी गीत, और साथ ही साथ सरस्वती सम्मान से। सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। वो क्या है बेसिकली? सरस्वती सम्मान से इसको नवाजा गया। लेकिन किसके लिए? इसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? चिट चिटी। किस में लिखी थी? डोगरी लैंग्वेज में लिखी थी। और साथ ही साथ पद्मश्री से इसको नवाजा गया। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हु इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। किसको कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर? आपके ऑप्शंस में ललिता द्वितीय, आपके ऑप्शंस में नंदरुश, आपके ऑप्शंस में जैनुल आबिदीन, आपके ऑप्शंस में सुल्तान सिकंदर। तो किसको कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यानी ऑप्शन सी क्या है हमारा? ऑप्शन सी है हमारा जैनुल आबिदीन को कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर। अब ऑप्शन फर्स्ट क्या था आपका? ललिता द्वितीय। ललिता द्वितीय जो है इंपॉर्टेंट रूलर रहे मिडिवल टाइम में। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है समुद्रगुप्ता कश्मीर। समुद्रगुप्ता कश्मीर किसको कहा जाता है? आपके ललिता द्वितीय को। ठीक है। हाँ, सुल्तान सिकंदर को क्या कहा जाता है? सुल्तान सिकंदर को कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। क्या कहा जाता है? औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहा जाता है आपके सुल्तान सिकंदर को। अब हम और जानेंगे अकबर ऑफ कश्मीर के बारे में, या यूं कहे जैनुल आबिदीन के बारे में थ्रू अवर सुपर कॉन्टेंट। अगर हम बात करेंगे जैनुल आबिदीन की, जैनुल आबिदीन का अगर हम रियल नेम देखेंगे ना तो वो है शाही खान। लेकिन जब ये बादशाह बन जाते हैं ना फिर इसका नाम रखा जाता है जैनुल आबिदीन। यानी इसका रियल नेम जैनुल आबिदीन नहीं था, इसका रियल नेम क्या था? शाही खान। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैनुल आबिदीन का रियल नेम क्या था? शाही खान। अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जैनुल आबिदीन के बारे में, ये इसको कहा जाता है बादशाह। बादशाह मतलब होता है ग्रेट सुल्तान। ग्रेट सुल्तान, या इसको कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर। क्योंकि अकबर ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी ना वो बिल्कुल ये सेक्युलर इन नेचर थे। ठीक है ना, ये हर एक रिलीजियस को रेस्पेक्ट करते थे, इसीलिए इसको कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर। किसको? जैनुल आबिदीन को। बादशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि बादशाह इसको इसीलिए कहा जाता है, कश्मीर के लोग इसको कहा जाता है कि ये एक ग्रेट सुल्तान है। ठीक है ना। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका जो पीरियड है ना इसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। किसके पीरियड को कहा जाता है? जैनुल आबिदीन के पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ कश्मीर। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है जैनुल आबिदीन के बारे में, ये अगर आप आर्ट ऑफ वीविंग देखोगे ना जो अभी है हमारे पास, या पेपर मेकिंग
ठीक है ना, या आप बुक बाइंडिंग टेक्निक्स देखोगे ना, और इसने ये बारो की कहाँ से, समरकंद से। किसने? ज़ैनुल आबिदीन ने। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़ैनुल आबिदीन के बारे में कि इसको क्यों कहा जाता है ग्रेट सुल्तान, क्योंकि इसके पास जो आर्मी थी ना वो ह्यूज थी। इसने कब्जा किया था पंजाब पे, तिब्बत पे यानी चाइना पे, लद्दाख पे, जो बल्तिस्तान रीजन है वहाँ पे इसने कब्जा किया, यानी ऑलमोस्ट इसने हर जगह कब्जा किया था, हर जगह को फतेह किया था, यूं कहे हम, ज़ैनुल आबिदीन ने। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे जिजिया, जिजिया जो है इसको एबॉलिश किया आपके ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन ने क्या किया? जिजिया को एबॉलिश किया। और साथ ही साथ अगर हम बायोग्राफी की बात करेंगे, इसकी बायोग्राफी जो है को कहा जाता है ज़ैन परीक्षा, वो लिखी थी युद्ध बाटा ने। किसने लिखी थी? सुपर इंपॉर्टेंट है, यह आ सकता है कि ज़ैन परीक्षा किसकी बायोग्राफी है, तो वो है आपके ज़ैनुल आबिदीन की। किसने लिखी है? युद्ध बाटा ने लिखी है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी आपको ज़ैनुल आबिदीन के बारे में याद रखना है, बादशाह के बारे में याद रखना है, या अकबर ऑफ कश्मीर के बारे में याद रखना है कि अगर आप नौशाह देखोगे ना, श्रीनगर में आप नौशाह पाओगे, जिसको न्यू सिटी ऑफ श्रीनगर कहा जाता है, वो इसी ने उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? आपके ज़ैनुल आबिदीन ने। हाँ, जहाँ पे भी आपको ज़ैना पाओगे, चाहे ज़ैनपुर पाओगे, ज़ैनकुट पाओगे, ज़ैन कदर पाओगे, ज़ानगीर पाओगे, उसकी फाउंडेशन में किसने रखी है? ज़ैनुल आबिदीन ने। यहाँ जहाँ पे भी आप ज़ैना पहले पाओगे तो समझ लेना कि ज़ैनुल आबिदीन ने इसकी फाउंडेशन जो है रखी है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि आर्टिफिशियल लैक जो कि आपके वारो लैक है, जिसको जना लैक कहा जाता है, वो भी किसने बनाया? वो भी आपके ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया। आई होप कि आपने ज़ैनुल आबिदीन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हु इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी। डोगरी एक लैंग्वेज है। अब यहाँ पे कह रहा है कि फादर ऑफ डोगरी किसको कहा जाता है? तो ऑप्शंस में आपका है पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शंस में आपका विजेंद्र नाथ कौल, ऑप्शंस में आपका है दीनूभाई पंत, और ऑप्शंस में आपका है रामनाथ शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? किसको कहा जाता है फादर ऑफ डोगरी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी रामनाथ शास्त्री को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ डोगरी। अब हम जानेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में। देखो, पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में सबसे पहली बात ये कि पंडित शिव कुमार शर्मा है आपके संतूर प्लेयर। क्या है? ये है बेसिकली संतूर प्लेयर आपके पंडित शिव कुमार शर्मा, और ये बिलोंग करते हैं जम्मू से। और पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि इसको नवाजा गया पद्मश्री 1991 में, और पद्म विभूषण से इसको नवाजा गया 2001 में, यानी पद्मश्री पद्म विभूषण से इसको नवाजा गया। किसको? पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि है क्या? एक संतूर प्लेयर। कहाँ के? JNK यूटी के। और बिलोंग किस डिस्ट्रिक्ट से करते हैं? जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा। हाँ, अब आगे जाएंगे। आगे है विजेंद्र नाथ कौल। विजेंद्र नाथ कौल की अगर हम बात करेंगे, यह है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये रहे हैं फ्रॉम द ईयर 2022 से लेकर 2028 तक। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी शख्सियत ऐसी है जो कि JNK से बिलोंग करते हैं, जो कि 10th या यूं कहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है ना? तो वो कौन है आपके? वो है विजेंद्र नाथ कौल। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या है? संतूर प्लेयर। हाँ, अब है दीनूभाई पंत। ये भी आ सकता है कि दीनूभाई पंत क्या है। देखो, दीनूभाई पंत की अगर हम बात करेंगे ना, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर रहे या एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही है जिन्होंने डोगरी लैंग्वेज को बूस्ट किया। यानी डोगरी लैंग्वेज या लिटरेचर की अगर हम बात करेंगे ना, तो इसने बहुत ज़्यादा इसकी कंट्रीब्यूशन रही है किस में? डोगरी लैंग्वेज या लिटरेचर को बूस्ट करने में। किसकी कंट्रीब्यूशन रही है? दीनूभाई पंत की। ठीक है, हाँ। और इसको नवाजा गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था 1985 में। 1985 में इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, अब जानेंगे हम रामनाथ शास्त्री के बारे में। देखो, ये है रामनाथ शास्त्री। रामनाथ शास्त्री को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ डोगरी। ये रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था, JKSSB ने ये क्वेश्चन पूछा था कि रामनाथ किसको कहा जाता है फादर ऑफ डोगरी? तो किसको कहा जाता है? रामनाथ शास्त्री को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इसकी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है फॉर रिवाइवल एंड रिसर्जेंस ऑफ डोगरी लैंग्वेज। ये बेसिकली रहे थे चीफ एडिटर। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल अकेडमी जो है ना, वहाँ पे चीफ एडिटर रहे हैं रामनाथ शास्त्री, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज। ठीक है ना? और इसने एडिट की है डोगरी डिक्शनरी जो है ना, इसी ने एडिट की है। किसने? रामनाथ शास्त्री ने। और रामनाथ शास्त्री को भी नवाजा गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, जो कि हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, इसको नवाजा गया रामनाथ शास्त्री को। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK अर्स्टवाइल स्टेट? अब यहाँ पे स्टेट आ जाएगा। ठीक है, तो कौन रहे हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK अर्स्टवाइल स्टेट के? तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखोगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शंस में पाओगे आप बख्शी गुलाम मोहम्मद, ऑप्शंस में पाओगे आप महरचंद महाजन, ऑप्शंस में पाओगे आप करण सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो हमारे महरचंद महाजन है ना, ये रहे हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK स्टेट की। ठीक है, तो अब हम और जानेंगे बाकी पर्सनालिटीज के बारे में थ्रू अवर सुपर कंटेंट।
तो सबसे पहले यहाँ पे मेहरचंद महाजन के बारे में फिर से कि ये क्या रहे, ये रहे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे एंड के अर्स्टवाइल स्टेट, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात ये रहे थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, उसके थर्ड चीफ जस्टिस रहे आपके मेहरचंद महाजन। और इसी को ये रहे हैं नॉमिनी ऑफ आईएनसी की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। जब रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया था ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो नॉमिनी रहे थे वो रहे थे आपके मेहरचंद महाजन। तो मेहरचंद महाजन के बारे में सबसे पहले ये कि ये क्या है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे एंड के अर्स्टवाइल स्टेट के और थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ नॉमिनी रहे है किसकी, ऑफ आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब रेड क्लिफ कमीशन बनाया गया था, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब यहाँ पे जानेंगे हम बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद, देखो बख्शी गुलाम मोहम्मद को कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। बख्शी गुलाम मोहम्मद को क्या कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर कहा जाता है बख्शी गुलाम मोहम्मद को। और बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है ना, ये भी प्राइम मिनिस्टर रहे। मेहरचंद महाजन जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे ना, वैसे हमारे बख्शी गुलाम मोहम्मद भी प्राइम मिनिस्टर रहे। और ये रहे प्राइम मिनिस्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 11 ईयर्स। कब से कहां तक, 1953 से लेके 1964। 1953 से लेके बख्शी गुलाम मोहम्मद 1964 क्या रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये बेसिकली बिलोंग करते थे, ये एक पॉलिटिशियन थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, और ये बिलोंग करते थे किस पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो एनसी है ना, एनसी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उससे ये बिलोंग करते थे। अब इसको क्यों कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, क्योंकि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है ना, कौन से पीरियड में, 1953 से लेके 1964, यानी 11 ईयर्स ये रहा है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे एंड के। तो उस वक्त इसने बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। ऐसे आ सकता है, हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, तो कौन है, बख्शी गुलाम मोहम्मद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके, वो है आपके मेहरचंद महाजन। हाँ, थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, वो भी है आपके मेहरचंद महाजन। हाँ, प्राइम मिनिस्टर कौन रहे 1953 से 1964, आपके बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट करण सिंह एक इंपॉर्टेंट फिगर है, करण सिंह के बारे में जानेंगे। देखो करण सिंह की अगर हम बात करेंगे, ये है सन ऑफ महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह थे हमारे लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या यूं कहे लास्ट डोगरा रूलर, प्रिंसली स्टेट या प्रिंसली स्टेट भी कह सकते हैं। अगर हम प्रिंसली स्टेट बोलेंगे तो लास्ट लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जे एंड के रहे हैं आपके महाराजा हरि सिंह, है ना। इन्हें लास्ट रूलर किसके, प्रिंसली स्टेट ऑफ जे एंड के कौन रहे, आपके महाराजा हरि सिंह। और महाराजा हरि सिंह के बेटे थे करण सिंह। क्या थे, करण सिंह। अब ये करण सिंह है ना, करण सिंह को पहले फर्स्ट सदर रियासत और गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी अगर ये आ जाएगा कल क्वेश्चन में कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ जे एंड के कौन थे, तो वो थे आपके यही करण सिंह। और साथ ही साथ अगर फर्स्ट हु सर्वड एज अ फर्स्ट सदर रियासत, तो वो भी आ जाएगा आपका यही करण सिंह। करण सिंह गवर्नर भी रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के और फर्स्ट सदर रियासत भी रहे हैं, ठीक है। और ये एम्बेसडर रहे हैं यूएस, यानी इंडिया की तरफ से एम्बेसडर रहे हैं टू यूएस कब, 1989 से लेके 1989 से लेके 1990 तक, यानी ऑलमोस्ट 2 साल ये रहे हैं एम्बेसडर इंडिया की तरफ से टू यूएस, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जाना मेहरचंद महाजन के बारे में, बख्शी गुलाम मोहम्मद के बारे में और करण सिंह के बारे में। अब आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हु इज नोन एज फादर ऑफ अ कश्मीरी गजल। किसको कहा जाता है फादर ऑफ अ कश्मीरी गजल। आपके ऑप्शंस में मोहम्मद गामी, आपके ऑप्शंस में दीनानाथ नादिम, आपके ऑप्शंस में रसुल मीर, आपके ऑप्शंस में रहमान राय। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर अगर हम देखेंगे ना, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रसुल मीर को कहा जाता है फादर ऑफ अ कश्मीरी गजल। अब हम जानेंगे रसुल मीर के बारे में, रहमान राय के बारे में, दीनानाथ नादिम के बारे में और मोहम्मद गामी के बारे में थ्रू अवर सुपर कंटेंट। जानेंगे एक एक पर्सनालिटीज के बारे में थ्रू अवर सुपर कंटेंट। सबसे पहले रसुल मीर की बात करते हैं। रसुल मीर को कहा जाता है फादर ऑफ अ कश्मीरी गजल। अगर फादर ऑफ अ कश्मीरी गजल कहा जाता है रसुल मीर को, साथ ही साथ जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, रसुल मीर को। अब रसुल मीर की एक फेमस गजल है रिंद पोशमाल गिंद ने द्राय लोलो। आपने बहुत बार सुना होगा ये सॉन्ग, रिंद पोशमाल गिंद ने द्राय लोलो। तो रसुल मीर की ही गजल है ये। तो रसुल मीर को ही अब जब दिमाग में आपको आ जाएगा रिंद पोशमाल गिंदनी द्राय लोलो, तो मान लेना ये रसुल मीर है, मान लेना ये फादर ऑफ अ कश्मीरी गजल है, मान लेना इसको कहा जाता है जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। सिंपली जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, फादर ऑफ अ कश्मीरी गजल, किसको कहा जाता है, रसुल मीर को। आगे जाएंगे मोहम्मद गामी। अब मोहम्मद गामी जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे मिडिवल पीरियड के। अब मोहम्मद गामी एक ऐसी शख्सियत या एक ऐसे पॉइंट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या, मसनवी बेसिकली है पर्शियन फॉर्म ऑफ गजल्स, वो इसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीरी लिटरेचर में, यानी मसनवी या गज़ल जो कि पर्शियन से इसने लाया था और इंट्रोड्यूस किया था कहाँ पे, कश्मीरी लैंग्वेज में, ठीक है। और मोहम्मद गामी को क्या कहा जाता है, जामी ऑफ कश्मीर,
ये इंपॉर्टेंट है। जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? रसुल मीर को। फादर ऑफ कश्मीरी गजल किसको कहा जाता है? रसुल मीर को। रसुल मीर की फेमस गजल क्या है? रिंद पोशमाल गिंद ने द्राय लो लो। हाँ, मोहम्मद गामी को क्या कहा जाता है? जामी ऑफ कश्मीर। ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आपकी रहमान राही। देखो, रहमान राही जो है ये एक कश्मीरी पॉइट थे। और रहमान राही कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से बिलोंग करते थे रहमान राही? बिलोंग करते थे, आप बताइए, बाड़ीपुरे से बिलोंग करते थे, हर्जन से बिलोंग करते थे, वो कमेंट में लिखो आप। ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि रहमान राही को नवाजा गया साहित्य अकादमी अवार्ड से 1961 में। इसकी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है नवरोज सभा। तो नवरोज सभा के लिए इसको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, यानी इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड जो होता है ना, जिसको क्या कहा जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड। क्या कहा जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है उससे नवाजा गया था किसको? रहमान राही को। कब? 2007 में फॉर द वर्क फॉर द ईयर 2004। क्या मैं समझाता हूँ, देखो, इसने बेसिकली इसकी एक कंट्रीब्यूशन है, इसकी एक लिटरेरी पीस जो इसने लिखा था, सियाहरुद जेरनमंस। क्या ऐसे इसको कश्मीरी में हम प्रोनाउंस करते हैं, सियाहरुद जेरनमंस। तो इसके लिए इसको मिला है क्या? ज्ञानपीठ अवार्ड। और ज्ञानपीठ अवार्ड इसको कब मिला? 2004 में। लेकिन दिया कब गया? 2007 में। ठीक है ना? मिला किस साल के लिए? 2004 के लिए। लेकिन दिया कब? 2007 में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हाईएस्ट, अब ये है इंपॉर्टेंट कि पहले कश्मीरी राइटर बन जाते हैं जिसको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। यानी इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा आपका? ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड से किसको नवाजा गया? आपकी रहमान राही को नवाजा गया। ठीक है ना? हाँ, तो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा आपका? ज्ञानपीठ अवार्ड। किस वर्क के लिए? सियाहरुद जेरनमंस। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड हुम द वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको कहा है वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर? वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर तो किसको कहा है? ऑप्शंस में आपका है रहमान राही, ऑप्शंस में आपका है रसुल मीर, ऑप्शंस में आपका गुलाम अहमद महजूर, ऑप्शंस में है अब्दुल अहद आजाद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रहमान राही को कहा है? नहीं। रहमान राही किसके लिए फेमस है? रहमान राही, मैंने अभी बोला, वाज द फर्स्ट कश्मीरी टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड, वो है आपका रहमान राही। सियाहरुद जेरनमंस, उस वर्क के लिए इसको ये ना ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था 1961 में। ठीक है ना? हाँ, और रसुल मीर क्या है? रसुल मीर है आपके फादर ऑफ कश्मीरी गजल, जिसको जॉन कीट्स, इसको क्या कहा जाता है? जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। और इसने क्या लिखा था? रसुल मीर की फेमस गजल क्या है? रिंद पोशमाल गिंद ने द्राय लो लो। अब यहां पे आपके हैं दो ऑप्शंस बचे, एक तो बचा आपका गुलाम अहमद महजूर, दूसरा बचा है क्या? अब्दुल अहद आजाद। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गुलाम अहमद महजूर। गुलाम अहमद महजूर की अगर हम बात करेंगे ना, तो गुलाम अहमद महजूर जो है, जिसको महजूर भी कहा जाता है, ये इसको कहा जाता है वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर। अब हम गुलाम अहमद महजूर के बारे में जानेंगे थ्रू अवर सुपर कंटेंट। देखो, यहां हम बात करेंगे गुलाम अहमद महजूर के बारे में। ठीक है ना? गुलाम अहमद महजूर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटेस्ट पॉइंट, अगर हम देखें ना मॉडर्न पीरियड की, तो मॉडर्न पीरियड का तो वो गुलाम अहमद महजूर ही रहे थे। महजूर बेसिकली कहाँ पे पैदा हुए? मित्रगाम आपको मिलेगा सिंपली पुलवामा साइड में। तो पुलवामा के ये थे गुलाम अहमद महजूर, और बाय प्रोफेशन ये एक पटवारी थे। ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट आता है। गुलाम अहमद महजूर बाय प्रोफेशन क्या थे? ये एक पटवारी थे। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इसको रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुए थे इसकी पोइट्री से। तो इसको क्या कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने? वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर। तो जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? रसुल मीर को। तो वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? अब गुलाम अहमद महजूर को। गुलाम अहमद महजूर है। ठीक है ना? तो गुलाम अहमद महजूर है जिसको किसने कहा था कि वर्ड्सवर्थ ऑफ द कश्मीर? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट, महजूर जो है हमारे, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ फादर ऑफ अ कश्मीरी लैंग्वेज। फादर ऑफ अ कश्मीरी लैंग्वेज। तो फादर ऑफ अ कश्मीरी लैंग्वेज आप बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे, मोहम्मद गामी को भी। लेकिन अगर आप ज़्यादातर बुक्स पे देखोगे और एज पर ऑथेंटिक देखोगे, तो फादर ऑफ अ कश्मीरी लैंग्वेज कहा जाता है गुलाम अहमद महजूर को। तो गुलाम अहमद महजूर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ अ कश्मीरी लैंग्वेज। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ अ कश्मीरी लैंग्वेज कौन से? आपके गुलाम अहमद महजूर। ठीक है? हाँ, इसकी इंपॉर्टेंट पोइम, इसकी फर्स्ट पोइम में रही, इसकी फर्स्ट पोइम जो है वो है वंत है वेसी। ठीक है? ये इसकी इंपॉर्टेंट पोइम रही है। हाँ, और इंपॉर्टेंट क्या है जिसके लिए गुलाम महजूर मशहूर है? देखो, बागी निशात के गुलू, आपने बहुत बार सुना होगा बागी निशात के गुलू। हाँ, ये आपने ज्यादा सुना होगा, वलोहा बागवानो, या ऐसे गुलशन वतन सोंदी,
गुलशन वतन छ सोनी, वलोहा बागवानो गुलशन वतन छ सोनी, बागी निशात के गुलू, ठीक है ना, वनते है वैसी। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोजिशन रही है किसकी, गुलाम अहमद महजूर को, यानी इसीलिए महजूर को कहा जाता है फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। तो फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज किसको कहा जाता है, गुलाम अहमद महजूर को। हाँ, फादर ऑफ कश्मीरी गजल किसको कहा जाता है, और रसुल मीर को। जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, रसुल मीर को। वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ ऑफ के गुलाम अहमद महजूर को कहा जाता है, ठीक है ना। आगे जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द पोइट हुज पोइट्री इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क्स। अब कौन से पोइट ऐसे हैं जिसकी पोइट्री आप पाओगे किस में, वर्क्स में। अब यहां पे आपके महजूर ऑप्शन में, हब खातून ऑप्शन में, लल देद ऑप्शन में, नंदरिश ऑप्शन में, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा, महजूर को क्या कहा जाता है, महजूर को कहा जाता है फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। महजूर को क्या कहा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर, ठीक है ना। अब हब खातून को क्या कहा जाता है, हब खातून को मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बोला, हब खातून को कहा जाता है जून, ठीक है ना। अब ऑप्शंस में आपका है लाल देद और नंदरिश, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। यानी अगर हम लाल देद की बात करेंगे ना, लाल देद की जो पोइट्री थी उसको कहा जाता है वक्त, क्या कहा जाता है, वक्त। अब हम और जानेंगे लाल देद के बारे में थ्रू सुपर कंटेंट। देखो यहां पे हम जानेंगे लाल देद के बारे में। तो लाल देद के बारे में सबसे पहली बात ये कि लाल देद को कहा जाता है लाल देद भी, लल योगेश्वरी भी, मदर लला भी और ललेश्वरी भी, ठीक है ना। लाल मतलब होता है मदर और देद मतलब होता है, मतलब देद हम ग्रैंड मदर को कहते हैं कश्मीरी में, ठीक है ना। हम जब जो भी हमारी ग्रैंड मदर्स होती है ना उनको हम देद कहते हैं, ठीक है ना। तो ललेश्वरी कहो, योगेश्वरी कहो, मदर लाला कहो, लाल देद कहो, ये सारे नाम है किसके, लाल देद के। अब लाल देद जो हुई थी, इसकी लाल देद जो थी ये बेसिकली ये भी एक पोइट्री थी, और ये हुई थी श्रीनगर में 15 में ये ना इसकी बर्थ हुई थी। और ये बिलोंग करती थी बेसिकली कश्मीरी पंडित फैमिली से, जो हमारी पंडित बरादरी के लोग हैं ना, उस फैमिली से बिलोंग करती है, कौन करती थी आपकी लाल देद। अब लाल देद की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, या यूं कहे कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है कि इसकी जो पोइट्री है ना वो आप पाओगे वक्स में। किस में पाओगे, अब वक्स। अब पहले ये वक्स क्या है ये समझेंगे। वक्स बेसिकली एक काइंड ऑफ पोइट्री है। वह क्या होता है, ये रिटन होता है इन 4 लाइन्स में, 4 लाइन्स में हम ये लिखते हैं, और इसको हम मतलब कैन ऑल्सो बी अ सॉन्ग, ये हम गा भी सकते हैं वाक, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जब कोई पोइट्री हम 4 लाइन्स में लिखेंगे फिर इसको गा लेंगे तो वो आपकी वाक बन जाती है। तो लाल देद बेसिकली इसने एक यूनिक स्टाइल क्रिएट की थी, और इस वाक के लिए इसको कहा जाता है ये क्रिएटर ऑफ दिस स्टाइल, यानी वाक स्टाइल जो है ना, जो ये किसने क्रिएट की, ये आपकी लाल देद ने क्रिएट की। वाक अगर हम देखेंगे ना, ये बेसिकली संस्कृत वर्ड से निकला वाक। वाक मतलब होता है स्पीच, जब आप कुछ बोलते हो ना तो वो होता है आपका वाक, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है आपके एग्जाम में कि शी वॉज अ डिवोटी ऑफ गॉड शिवा। किसकी डिवोटी थी, गॉड शिवा, यानी गॉड शिवा की वो पूजा करती थी और मानती थी गॉड शिवा को, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लाल देद के बारे में याद रखनी। एक तो वाक के लिए आपको वाक ये जो है ये आ सकता है कि वाक क्या है। वाक क्या है, ये बेसिकली सिंपली क्या है, ये एक काइंड ऑफ अ पोइट्री है जो लिखी जाती है 4 लाइन्स में, और ये हम गा भी सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये कि शी वाज अ डिवोटी ऑफ गॉड शिवा। तो अब आपने लाल देद के बारे में जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हु इज द फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। यानी अगर हम कश्मीरी लैंग्वेज की बात करेंगे ना, कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जिसको पहली बार नवाजा गया किससे, साहित्य अकेडमी अवार्ड से, वो भी फॉर कश्मीरी लैंग्वेज के लिए, वो भी किसके लिए, कश्मीरी लैंग्वेज के लिए। हाँ, अभी हमने पढ़ा था ज्ञानपीठ अवार्ड कश्मीरी लैंग्वेज के लिए पहले किसको नवाजा गया, यानी पहले पर्सन कौन है कश्मीर के, या पहले पोइट कौन है कश्मीर के जिसको नवाजा गया था ज्ञानपीठ अवार्ड से, वो है आपके रहमान राही। अब यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड हमें देखने के फर्स्ट विनर साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है ना। हाँ, रहमान राही को भी नवाजा गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड से 1961 में, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले किसी और शख्सियत को नवाजा गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड से, वो बन जाते हैं हमारे फर्स्ट विनर ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब ऑप्शन में है आपके रामनाथ शास्त्री, ऑप्शन में आपके महजूर, ऑप्शन में रसुल मीर, ऑप्शन में जिंदा कौल। रामनाथ शास्त्री कौन से भाई साहब है, ये है आपके फादर ऑफ डोगरी। फादर ऑफ डोगरी किसको कहा जाता है, रामनाथ शास्त्री। महजूर को क्या कहा जाता है, महजूर को कहा जाता है फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। और क्या कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर। रसुल मीर को क्या कहा जाता है, रसुल मीर को कहा जाता है फादर ऑफ कश्मीरी गजल, कहा जाता है ना, फादर ऑफ कश्मीरी गजल। और क्या कहा जाता है रसुल मीर को, रसुल मीर को कहा जाता है जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, ठीक है ना। हाँ, अब ऑप्शंस में क्या बचा, ऑप्शंस में बचा आपका जिंदा कौल, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा कि फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज कौन से आपके, जिंदा कौल। अब ये जिंदा कौल कौन थे इसके बारे में जान लेंगे हम। असल में इसको कहा जाता था पंडित
जिंदा कोल। पंडित जिंदा कोल को मतलब पॉपुलरली कहा जाता था मास्टर जी। क्या कहा जाता था? मास्टर जी। अब कल क्वेश्चन आ सकता है कि किसको कहा जाता है पॉपुलरली, किसको कहा जाता था पॉपुलरली? मास्टर जी। तो वो थे आपके पंडित जिंदा कोल। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को, स्कूल में भी पढ़ाते थे और घर में भी पढ़ाते आपके पंडित जिंदा कोल। हिंदू पंडित फैमिली से बिलोंग करते थे हमारे पंडित जिंदा कोल साहब। ठीक है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि इसको नवाजा गया क्या या किस अवार्ड से? साहित्य अकादमी अवार्ड से। और ये फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड कब इसको मिला? 1956 में। यानी 1956 की अगर हम बात करेंगे, जो कि पंडित जिंदा कोल है, इसको नवाजा गया किससे? साहित्य अकादमी अवार्ड से। किसके लिए? वदे मनुष्य यानी मैन वुड वीप, ये इसकी पोएम थी वदे मनुष्य। तो इसके लिए इसको नवाजा गया किस अवार्ड से? यानी ये बन गए हमारे फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। आगे चलते नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हु फाउंडेड द पॉलिटिकल पार्टी ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इन 1932। अब हमें बताना है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई जिसका नाम था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो किन के लिए? फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। कब? 1932 में। आपके यहाँ पे बख्शी गुलाम मोहम्मद, आपके यहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद सईद, आपके यहाँ पे है गुलाम नबी आज़ाद, आपके यहाँ पे है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला होते हैं ना, ये एक पार्टी बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। और वो भी बनाते हैं 1932 में फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है ना। तो अब इसी पार्टी को फिर नाम बदल के रखा जाता है एनसी, जो आपकी अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर हम ओरिजिनल नाम देखेंगे ना तो वो है ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। वो बेसिकली शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बनाई थी 1932 में नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है ना। अब हम और जानेंगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में। देखो यहां पे हम बात करेंगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में, क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में आपने सबसे पहले ये जाना कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, ये अगर हम देखेंगे ना, इसकी पैदाइश कब हुई थी? वो 1905 में हुई थी। कब? 1905 में हुई थी, श्रीनगर में हुई थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है शेर कश्मीर, यानी लायन ऑफ कश्मीर। लायन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? लायन ऑफ कश्मीर कौन है आपके लायन ऑफ कश्मीर? शेर कश्मीर। तो वो है आपके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इसने एक पार्टी बनाई थी, अभी मैंने कहा ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1932 में फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। अब इसी पार्टी का नाम, इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखा जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस। यानी अभी जो एनसी पार्टी है ना, अभी जो एनसी पार्टी है जे.एंड.के में जो एनसी पार्टी है, उसकी अगर हम देखेंगे ना, वो कब स्टार्ट हुई? तो 1930 भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बता सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस लीडर ने जो है फाउंड की थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस किसने की थी? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। पहले इसका नाम क्या था? ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। कब बनाई? 1932 में बनाई थी। किस लिए बनाई? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम राइट्स, फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि ये आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। कौन? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और चीफ मिनिस्टर भी रहे। चीफ मिनिस्टर रहे 1975 से लेके 1982 तक। और इसकी डेथ होती है 1982 में, इसकी डेथ होती है। किसकी? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फर्स्ट जे.एंड.के क्रिकेटर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। देखो हमें बताना है कौन से जे.एंड.के की तरफ से कौन से फर्स्ट ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को किसमें? इंटरनेशनल क्रिकेट में। यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में जिन्होंने पहली कौन सी शख्सियत है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को किसमें? इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपके ऑप्शन में राशिक सलाम, आपके ऑप्शन में मिथुन मनहास, आपके ऑप्शन में परवेज रसूल, और आपके ऑप्शन में नन अब्दाब। तो राइट आंसर क्या रहेगा? कौन से थे जो कि फर्स्ट जे.एंड.के क्रिकेटर बने जिसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इन इंटरनेशनल क्रिकेट में? वो है आपके ऑप्शन सी, परवेज रसूल। यानी परवेज रसूल जो है, ये इसने पहले ऐसी शख्सियत बनी जिसने क्या किया? जे.एंड.के को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है ना। अब आगे जाते हैं 12। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल जे.के एसएसबी ने पूछा था। क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर? यानी फर्स्ट मुस्लिम सेंट कश्मीर का जिसको किस टाइटल से नवाजा गया? रेशी टाइटल से नवाजा गया, जिसको रेशी टाइटल से नवाजा गया। आप बताएं राइट आंसर। हाँ, ऑप्शन ए है आपका शेख नूरुद्दीन हवली, जैनुल आबिदीन बुलबुल शाह, नन अब्दाबू। तो फर्स्ट मुस्लिम सेंट कश्मीर के कौन है जिसको किससे नवाजा गया? टाइटल ऑफ रेशी से। तो वो है आपके नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। इसको नवाजा गया, ये फर्स्ट मुस्लिम सेंट है कश्मीर के जिसको नवाजा गया किस टाइटल से? रेशी टाइटल से। हाँ, इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी जो कलेक्शन है, जो राइटिंग है जो इसने लिखी है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नूरनामा। क्या कहते हैं? नूरनामा। आ सकता है नूरनामा क्या है? यह है बेसिकली कलेक्शन
जो इसने लिखी है, कलेक्शन ऑफ हिज राइटिंग जो इसने प्रिजर्व की थी अपने श्राइन में। इसकी श्राइन कहाँ पे आप बताइए। शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, इसकी श्राइन कहाँ पे? ऑप्शंस में आप बताइए मुझे। इसने लिखा था नूरनामा, और नूरनामा जो है ये इसकी कलेक्शन, और ये इसने प्रिजर्व की है अपनी श्राइन में। श्राइन इसकी कहाँ पे है? चार शरीफ है या कोई और है? मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? शेख नूरुद्दीन वली, ठीक है ना। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अफगान गवर्नर जिसका नाम था अली मर्दान खान, उन्होंने मिंट करेंसी की थी किसके नाम पे? शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे उसने क्या थी? मिंट करेंसी की थी, ठीक है ना। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हु बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वाज रिनाउंस्ड एज चीफ मिनिस्टर इन द अर्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि पहले कौन से चीफ मिनिस्टर बने हैं जे.एंड.के की। अभी यूटी है, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ कि कौन बने हैं पहले चीफ मिनिस्टर। तो ऑप्शन में आपका है महरचंद महाजन, ऑप्शन में आपका है करण सिंह, ऑप्शन में आपका बख्शी गुलाम मोहम्मद, ऑप्शन में आपका है गुलाम मोहम्मद सादिक। तो अगर हम महरचंद महाजन की बात करेंगे तो ये क्या है? ये है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। करण सिंह आपके फर्स्ट सदर रियासत और फर्स्ट गवर्नर। फिर कौन है? बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद के बारे में हमने जाना कि इसको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, और ये क्या रहे? ये आपके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर भी रहे 11 ईयर्स, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे बताना फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के कौन रहे? वो रहे गुलाम मोहम्मद सादिक। कौन रहे? गुलाम मोहम्मद सादिक। तो अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखोगे ना, इसी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आपके निकलेंगे। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर महरचंद महाजन, फर्स्ट गवर्नर आपके करण सिंह, ठीक है ना, और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आपके गुलाम मोहम्मद सादिक। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके निकल रहे। आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज नोन एज आयरन लेडी ऑफ कश्मीर। किसको कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ कश्मीर? आपके ऑप्शंस में इंदिरा गांधी, आपके ऑप्शंस में परवीना अहंगर, आपके ऑप्शंस में अरुण माल, और आपके ऑप्शंस में नाना दाबू। तो राइट आंसर बताइए, किसको कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ कश्मीर? तो अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, पहले देखेंगे इंदिरा गांधी को कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया। हाँ, परवीना अहंगर को कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ कश्मीर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अब आप ऑप्शंस में लिखोगे, बेसिकली जो परवीना अहंगर थी ना, इसका एक बेटा था जिसका नाम था जावेद, ठीक है। अब जावेद की एज थी 16 ईयर्स ओल्ड। कितनी थी? 16 ईयर्स ओल्ड। फिर इसको कोई ले जाता है, ठीक है ना। फिर इसके गम में फिर ये एक मतलब ना ये इसने एक कसम खाई थी कि मैं क्या करूँगी, मैं मतलब जो भी गायब हुए हैं ना कश्मीर में, तो उनको ढूंढने की कोशिश करूँगी। तो इसके लिए इसको कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ कश्मीर। क्या कोई और रीज़न है? आप कमेंट्स में लिखिए क्यों कहा जाता है परवीना अहंगर को आयरन लेडी ऑफ कश्मीर। इसका बेटा गुम गया था, 16 ये ओल्ड था जावेद। आप मुझे कमेंट्स में लिखोगे क्यों कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ कश्मीर, किसको? परवीना अहंगर को। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हु इज नोन एज अलमस्त कश्मीरी। किसको कहा जाता है? अलमस्त कश्मीरी, ठीक है ना। तो किसको कहा जाता है? अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शंस में आपका है प्राण किशोर कोल, ऑप्शंस में आपको मिलेगा यहाँ पे दीनानाथ वली, ऑप्शंस में आपको मिलेगा यहाँ पे गुलाम रसूल संतोष, ऑप्शंस में मिलेगा आपको स्वामी लक्ष्मी जू। ये है अलमस्त कश्मीरी। तो अलमस्त कश्मीर किसको कहा जाता है? दीनानाथ वली को, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी आपको क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। हाँ, प्राण किशोर कोल की बात करते हैं। देखो प्राण किशोर कोल जो है ना, ये अगर हम देखेंगे ना, ये एक राइटर भी है, एक पेंटर भी थे, एक डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, ब्रॉडकास्टर भी थे आपके प्राण किशोर कोल। इसका एक इंपॉर्टेंट दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, गुलगुलशन गुलफाम। किसका? प्राण किशोर कोल का, ठीक है ना। हाँ, इसको नवाजा गया था, मतलब ना ही आल्सो रिसीव्ड सिल्वर पीकॉक। इसने इसकी एक फिल्म के लिए मंजरात 2018 में इसको मिला है सिल्वर पीकॉक, ठीक है ना। और पद्म श्री भी इसको मिला है, किसको? प्राण किशोर कोल को। लेकिन हम अलमस्त कश्मीरी की बात करिए, वो है दीनानाथ वली। हाँ, गुलाम रसूल संतोष कौन है? ये आपके एक इंपॉर्टेंट इंडियन पेंटर है। गुलाम रसूल संतोष क्या है? पेंटर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो गुलाम रसूल संतोष आपके एक पेंटर थे। तो स्पेशली जो इसकी पेंटिंग रहती ना, उस पर कौन से थीम्स रहते थे? कश्मीर शिविज्म। कौन से? आपके गुलाम रसूल संतोष। और एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पे, स्वामी लक्ष्मी जू की अगर हम बात करेंगे ना, ये एक स्कॉलर थे,
कौन? स्वामी लक्ष्मी जू एक स्कॉलर थे। इसके बहुत सारे ये फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं जो इसने लिखी है। किसने? स्वामी लक्ष्मी जू ने। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, आप कमेंट्स में मुझे लिखिए कि कौन सा लेक्चर फिर से आपको पढ़ाना है जहाँ पे आपको दिक्कत होती है। और साथ ही साथ और एक चीज़ करना है, और एक चीज़ मगर ज़रूरी करनी है, वो ये है कि शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।